दोस्तों नमस्कार। स्टडी विथ रवि में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी के द्वारा बीएसओ का जो एग्ज़ाम लिया जाने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बीएसओ के बारे में एडवर्टीजमेंट मार्च 2025 में आया था। अप्रैल से इसका फॉर्म भराया गया था और तब से ये अटकल लगाया जा रहा है हर एक महीना में कि ये एग्ज़ाम अगले महीने होने वाला है। अब बिहार एसएससी के द्वारा कैलेंडर दे दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जनवरी महीना में इसका प्री हो जाएगा और अप्रैल महीना में इसका मेंस हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल महीना में मेंस हो जाएगा और मई में फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम होने वाला है जो सबसे पहले कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसीलिए इस एग्ज़ाम के लिए जी जान लगाइए और इस एग्ज़ाम में कंपटीशन सबसे कम रहेगा। कंपटीशन सबसे कम क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी है ना वो है मैथ, इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स से ऑनर्स या फिर सब्सिडियरी या फिर पास कोर्स, बस इतने ही एस्पिरेंट फॉर्म भर सकते हैं। ऑनर्स और सब्सिडियरी में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ऑनर्स का मतलब होता है कि आपने 3 साल पढ़ाई किया है, ठीक है, मेन सब्जेक्ट के रूप में। सब्सिडियरी यानी कि 2 वर्षों तक आपने पढ़ाई किया है। पास कोर्स बिहार और यूपी में क्या कहा जाता है कि इसमें 5 सब्जेक्ट लिया जाता है और पाँचों सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ना रहता है। इसमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो 3 साल पढ़े जाते हैं। तो यदि आपने मैथ, इकोनॉमिक्स या स्टेट में से कोई भी एक पास कोर्स के अंतर्गत 3 वर्ष पढ़ाई किए हैं तो फिर आप एलिजिबल है। इसके अलावा अन्य कोई एलिजिबल नहीं है। जितने भी इंजीनियर है, बीसीए वाले हैं, बीकॉम है, ये सब एलिजिबल नहीं है। बीकॉम इसलिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि उन्होंने कॉमर्स पढ़ा है। ठीक है, बीकॉम वाले केस में ये हो सकता है कि जिन्होंने सब्सिडियरी में रखा होगा मैथ, इकोनॉमिक्स या स्टेट, वो एलिजिबल हो जाएंगे। पर इंजीनियर किसी भी परिस्थिति में यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। तो वो अपना एनर्जी यहाँ ना लगाए क्योंकि फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत उन्हें छाट ही दिया जाएगा। यहाँ पे बच्चों का दलील ये रहता है कि हमने भी मैथ्स पढ़ा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे करके वो बताते हैं, या इकोनॉमिक्स पढ़ा है। लेकिन आपने जो कोर्स किया है बीई या बीटेक, वो न तो ऑनर्स कोर्स है और न ही उसमें आपने जो विषय पढ़ा है उसके आगे सब्सिडियरी या पास कोर्स लिखा रहता है। जबकि जो ग्रेजुएशन करते हैं उसमें ये मेंशन रहता है कि मैथ ऑनर्स, ठीक है, मैथ सब्सिडियरी, मैथ पास कोर्स। तो इस वजह से वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो आपका कंपटीशन काफ़ी कम रहेगा और स्टेट भी बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और स्टेट पढ़कर, स्टेट से ग्रेजुएशन कर जनरल कंपटीशन में और कम लोग आते हैं। तो यहाँ सिर्फ मैथ्स और इकोनॉमिक्स, इनके बीच में ही कंपटीशन रहेगा। तो कंपटीशन काफ़ी कम हो जाएगा। आप बहुत आसानी से इस पेपर को पास कर पाइएगा। आसानी का मतलब ये नहीं है कि अब आप मेहनत ही ना करें। आपको अपने लेवल पे जो मेहनत करना है वो तो करना ही पड़ेगा। इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है? तो प्री और मेंस दोनों का पैटर्न सेम ही रहता है। इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं और इस 150 क्वेश्चन को आप यदि अलग अलग तोड़ेंगे तो 3 सेक्शन में तोड़ सकते हैं। पहला सेक्शन है जीएस, दूसरा सेक्शन है साइंस एंड मैथ और तीसरा सेक्शन है रीजनिंग का। तीनों सेक्शन से 50-50 सवाल आता है। ठीक है, अब यहाँ पे रीजनिंग से जो सवाल आएगा वो बेहद आसान सवाल होता है। सीरीज का सवाल आता है, डायरेक्शन से रिलेटेड सवाल आता है, अल्फ़ाबेट से सवाल आता है, कुछ डायग्राम बेस्ड सवाल आता है। ठीक है, सिलोगिज्म के कुछ आसान क्वेश्चन आते हैं। तो ये पोर्शन बहुत ही आसान है। यदि आप यहाँ ठीक से प्रैक्टिस करते हैं तो आप 50 में 47, 48, इनफैक्ट यदि बहुत अच्छे से कीजिएगा तो 50 में 50 भी कर सकते हैं। जो मैथ का सेक्शन है वो बड़ा ही सीमित सेक्शन है। यहाँ पे आपको ज्योमेट्री और मेंसुरेशन या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए नहीं बैठना है।
ठीक है। यहाँ जो सवाल आएगा वो अर्थमेटिक से सवाल पूछा जाएगा, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन, इसके अलावा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इस नंबर सिस्टम से कुछ सवाल रहेंगे, डेसिमल नंबर से कुछ सवाल रहेंगे। यही 8-10 टॉपिक है जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है उसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं देखना है। तो इससे आपका मैथ का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। साइंस के सेक्शन में कुछ सवाल एवरेज लेवल के रहते हैं और कुछ सवाल टफ रहते हैं। तो एवरेज लेवल के सवाल के लिए सबसे पहले आप लोगों को लूसेंट पढ़ना चाहिए, ठीक है। टफ सवाल 7-8 रहेगा जिस पे आप बाद में फोकस कीजिएगा। ये सवाल 11th और 12th के NCERT से पूछा जाता है, तो यदि टाइम मिले तो पढ़िएगा, नहीं तो आप इसे स्किप करके लूसेंट वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और GS के लिए भी आपको लूसेंट ही पढ़ना है, ठीक है। लूसेंट के अलावा करंट का कोई एक मैगजीन पढ़ना है, जैसे बिहार में जो SPD मैगजीन है उससे मैक्सिमम सवाल आ जाते हैं। इसके अलावा एक मैगजीन जो मुझे बहुत पसंद है वो है घटनासार, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इससे BPSC का एग्ज़ाम हो या बिहार SSC या UP PCS, कहीं भी सवाल इससे फंसते ही फंसते हैं। तो आप इसको भी, यदि आपके शहर में ये मैगजीन अवेलेबल है तो आप इसे भी ज़रूर पढ़िएगा। GS वाले पोर्शन में भी पूरे लूसेंट को पढ़ने मत बैठिएगा। लूसेंट में भी उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो इतनी बातें यदि हो जाएगी तो यही पैटर्न है और इसी प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है। अब रही बात कट ऑफ, तो मैंने क्या कहा कि सबसे आसानी से क्लियर होने वाला पेपर है ये, सबसे आसानी से। तो जब आप पेपर देने जाइएगा प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स में 150 में यदि आप 105, 106 क्वेश्चन भी करके आते हैं तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। लेकिन सेफ साइड में आप प्रयास कीजिएगा कि 110 मार्क्स तक आए। सेफ साइड में प्रयास कीजिए कि 110 मार्क्स तक आए। यदि 105 आता है तब भी आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, और यदि 110 आ जाता है तो मैं एकदम दावे से कह रहा हूं कि आपका मेंस भी 110 पे निकल जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप छटिएगा भी नहीं। तो इसीलिए जहां सचिवालय सहायक में 120 नंबर तक लाना पड़ेगा मेंस में, यहां आपको 10 नंबर का फ़ायदा होने वाला है। और एक बात और, 90-100 तक तो सब लोग लेकर आते हैं ऐसे पेपर में, ठीक है। इसके बाद एक एक नंबर बढ़ाना टफ होता है, मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ये 110 और 120 के बीच में बड़ा ही ह्यूज डिफरेंस है। तो आसानी से नौकरी पाइए, स्केल 7 की नौकरी है और बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल है। आपको ब्लॉक में बैठाया जाएगा, वीडियो वगैरह के समकक्ष ही आपके भी केबिन बने रहेंगे और आप वहाँ पे इस जॉब को एंजॉय भी कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो जानकारी दिया गया है वो आप लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद।